हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। सदर जरदारी नायब वजीर आजम इसहाक डार मोहसिन नकवी अहम मिशन पर चीन पहुंच गए। अचानक दौरे के हवाले से बड़े इंकशाफात। चीनी क़यादत की नाराजगी की वजह आखिर क्या बनी, मिशन ये कामयाब होगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे डिटेल में। इसके अलावा अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा पर कब्जे का ऐलान कर दिया। दुनिया हैरान, मशरिक़ वुस्ता नई मुसीबत का शिकार। सऊदी अरब ने अमरीकी मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मिस्र के बाद चीन का भी फलस्तीनियों की हिमायत का ऐलान। गजा जंग बंदी के पीछे ट्रंप का असल मंसूबा क्या था? दूसरी तरफ ट्रंप ने सैकड़ों भारतीय मुल्क बदर कर दिए। हथकड़ियों में जकड़े दर्जनों गैर कानूनी तारिकीन वतन अमृतसर लैंड कर गए और मोदी मुकम्मल खामोश हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। 8 फरवरी इलेक्शन धांधली ज़दा करार। दूसरी तरफ पीटीआई के जुनेद अकबर ने पार्टी से चोरों को फारिग करने का मुतालबा कर दिया। मुतालबा पूरा ना होने पर बानी पीटीआई से पार्टी की सदारत छोड़ने की धमकी भी दे दी। और रेलवे की जाली भर्तियों से सैकड़ों जवान लुट गए। रेलवे आला हुकाम ला इल्म निकले। दूसरी जानिब भिखारी गैंग चलाने वालों को लटकाने की तैयारियां मुकम्मल। सजाओं में इजाफे का बिल सेनेट दाखिला कमेटी से पास, जबकि पार्लियामेंट लॉजेस में बनने वाली नई बिल्डिंग 14 बरसों में भी मुकम्मल ना हो सकी। 3 अरब का ये प्रोजेक्ट 8 अरब तक जा पहुंचा। अहम तफसीलात जानेंगे आज रऊफ क्लासरा की ज़बानी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रंप के रीसेंट स्टेटमेंट पे, जिसने दुनिया को हिला के रख दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम, मोस्ट वेलकम। जी अनवर साहब, अभी रिसेंट ही ओहदा संभाला है ट्रंप ने और वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर जो है वो बॉम्बशेल्स गिरा रहे हैं। रिसेंट उनकी जो फर्स्ट एक पॉलिटिकल मीटिंग है नेतन्याहू से, उसमें उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि यूएस शुड टेक ओवर गाजा और वहाँ जो रेफ्यूजीज हैं वो दूसरी कंट्रीज में जो हैं वो चले जाएं। आप कैसा देख रहे हैं स्टेटमेंट को? जो आपने अभी बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने रिसेंटली ओहदा संभाला है। रिसेंटली तो संभाला है, लेकिन इतने दिनों में इतने बयान दे दिए हैं कि लग रहा है कि बरसों से हुकूमत करते चले आ रहे हैं। बात यह है कि जो ये बयान है इनका, मैं समझता हूँ कि एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इस पे काबिल अमल नहीं है और मुझे उम्मीद है कि उनको भी इस बात का पता होगा। और अमूमन उनका तरीक़ाकार यही रहा है कि एक बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं और उसके बाद फिर वो नेगोशिएट करते हैं और बीच का कोई रास्ता निकालते हैं जिसमें ज़ाहिर है फ़लस्तीनियों की बात नहीं मानी जाएगी, इनकी भी नहीं मानी जाएगी, इसराइल की भी नहीं मानी जाएगी और बीच का कोई रास्ता होगा। लेकिन अब तक जो उनकी पोजीशन है ये तो काबिल अमल नहीं है। ठीक है, तो क्या ये जो अभी जंग बंदी हुई है, क्या फिर इसके पीछे कोई और इरादा था, कोई और प्लान था? इसको आप कैसे रिलेट करेंगे इस स्टेटमेंट से? बिल्कुल, असल में ट्रंप चाहते हैं कि वो उनको उस सदर के ऐसे से पहचाना जाए, ये उनका आखिरी टर्म है और उसमें कुछ बहुत बड़ा तारीखी काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको एक ऐसे सदर के ऐसे से जाना जाए जिन्होंने मशरिक़ वस्ता का मसला हल कर दिया और उसमें मुख्तलिफ वाइल्ड आइडियाज हैं जिनको वो ट्राई कर रहे हैं। एक तो वही है जो उन्होंने कहा कि जो फलस्तीन का जो इलाका है उसे फलस्तीनियों से खाली करा लिया जाए और वो पूरा एक ग्रेटर इसराइल बन जाए और इन फलस्तीनियों को जाके अरब मुल्कों में आबाद कर दिया जाए और मसला हल हो जाए। दूसरा ये है कि वहाँ जो फलस्तीन के इलाके हैं उसमें उनको उसको माशी तौर पे इतनी तरक्की दी जाए कि वहाँ फलस्तीनी जो हैं वहाँ जॉब करें, वो करें और फिर वो इसराइल के खिलाफ जद्दोजहद की तरफ मायल ही ना हो। और तीसरा रास्ता तो है कि एक फलस्तीनी रियासत बने। फलस्तीनी रियासत को पहले मुस्तरद कर चुके हैं और एक्सट्रीम ये जो इनका आइडिया है मिस्र ले ले। अब आप देख लें मिस्र कैसे ले ले, मिस्र की आबादी ज्यादा है, वसाइल कम है, अमरीकी इमदाद से चलता है और फिर उनकी एक पोजीशन है अरब मुल्कों की कि भाई फलस्तीनियों का भी फलस्तीन पे हक है। तो वो कोई भी अरब हुकूमत जो ऐसा काम करेगी वो इतनी अनपॉपुलर हो जाएगी कि गिर जाएगी। ये काम जॉर्डन भी कर सकता है। जॉर्डन में ऑलरेडी तो मेरा ख्याल है जॉर्डनियन से ज्यादा फलस्तीनी रहते हैं, मजीद फलस्तीनी पहुंच गए तो वो मुल्क ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फलस्तीन बन जाएगा। जॉर्डन भी नहीं कर सकता। ये तो बहुत ही मुश्किल। आप देखें अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उसके खिलाफ आज पोजीशन ले ली। उन्होंने भी कह दिया कि ये जो है ये मतलब एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आलमी अदालत इंसाफ में भी जाके
मुकदमा दायर किया जा सकता है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो मंदूब है उनका बयान है जी। तो मेरा ख्याल है सदर ट्रंप को भी इसका इल्म होगा, इस पर अमल नहीं हो सकता। बीच में वो क्या चाहते हैं इसका अभी तक किसी को इल्म नहीं। ठीक ठीक जी जी, बहुत शुक्रिया आपका सर। आपने मिडल ईस्ट पे तो आपने अच्छे तरीके से बात बता दी, बल्कि मैं तो खुद वो हैरान हो रहा था कि अभी 4 साल पड़े हैं और 2 हफ्ते हुए और 200 से ज़्यादा उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी हो गए। तो ट्रंप साहब बाकी 4 साल में क्या करेंगे सर? क्योंकि ये तो फिर ये जो फॉलोअर्स फैन क्लब होते हैं वो तो रोज़ाना वो चाहते हैं कि कोई हमें बल्ली दें, कोई हमें कोई चीज़ दें, कोई बम शेल खिलाएं, हमें बताएं आज आपने क्या किया। तो ये आप बता रहे 200-300 से ज़्यादा तो 2 हफ्ते में हो गए, तो फिर अगले 4 साल में क्या होगा सर? 4 साल तो इनको नहीं मिलेंगे, मतलब 4 साल हुकूमत में रहेंगे जरूर, या तो बीच में हटाया नहीं जाता। लेकिन जिस तरह के इक़दाम कर रहे हैं उसका एक मुमकिन नतीजा ये होगा कि 2 साल बाद जब कांग्रेस के इलेक्शन होंगे, इसमें इनके हाथ से हाउस भी निकल जाएगा और सेनेट भी निकल जाएगा। तो आपको पता है कि हर बड़े इक़दाम की, खास तौर पर जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, तो कि कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ती है। हर बड़े अपॉइंटमेंट की कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो अगर सेनेट और हाउस दोनों इनके हाथ से निकल गए तो फिर लेम डक हो जाएंगे और कुछ भी नहीं कर सकेंगे। 2 साल में ही कुछ कर सकते हैं। तो आप समझते नहीं है 2 साल काफी हैं ट्रंप साहब के लिए? हु केयर्स फॉर 4 ईयर? जिस स्पीड से वो जा रहे हैं 2 साल भी बहुत पीरियड है सर, बल्कि ज्यादा लग रहा है। बहुत कुछ कर जाएंगे, कोशिश तो उनकी यही है। अब आपको जाहिर है चूंकि गाजा का मसला ऐसा जिसे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को दिलचस्पी इसलिए हमें बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन मुल्क के अंदर जो तूफान मचा हुआ है उस पर देखें, ज्यादा से ज्यादा अंदरूनी उस पर यहाँ बहस हो रही है। आप ये देखें कि बिल्कुल USAID को खत्म कर दिया। CIA के आपने देखा होगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल की आपने खबर देखी कि CIA के सारे मुलाजमीन को उन्होंने ऑफर दिया कि आप गोल्डन हैंडशेक लेके चले आए, हम वहाँ CIA में अपने बंदों को लगाएंगे जो हमारे एजेंडे को नाफिज कर सकें। यही हाल स्टेट डिपार्टमेंट में आप देखें, सारे असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और यानी डायरेक्टर जनरल जो हमारे होता है फॉरेन अफेयर्स का, उससे अबव लेवल के सब लोगों को हटा के वो अपना बंदा लाना चाह रहे हैं। यही हाल, अच्छा जो नेशनल पब्लिक रेडियो है, PBS है, जो अदारे जिनको मिलती है गवर्नमेंट से इमदाद, उनको बंद करना चाह रहे हैं। वॉइस अमेरिका वाले डरे हुए हैं कि वॉइस अमेरिका वाले की उनकी छुट्टी ना हो जाए। उसके अलावा और गवर्नमेंट हेल्थ का डिपार्टमेंट खत्म करना चाह रहे हैं, एजुकेशन का डिपार्टमेंट खत्म करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि हर चीज को प्राइवेट सेक्टर में दे दो वो, और उनको ठेके पे दे दो और उनसे आप पैसे लो, गवर्नमेंट मुनाफा कमाए और वो काम करें, वो जाने और आवाम जाने। तो ये तो एक अजीब और गरीब तूफान मचा हुआ मुल्क में। मैं देख रहा था, खबर पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स में कि FBI के जो ऑफिशियल्स हैं कुछ, वो भी उन्होंने अप्रोच किया है कोर्ट्स को कि हमारी आइडेंटिटी जो है उसको ना डिस्क्लोज किया जाए, उनको भी फारिग किया जा रहा है। तो इस ट्रंप साहब जो हैं वो जो वहाँ पे टर्म यूज़ की जाती है अमेरिका में, डीप स्टेट, तो वो तो आते ही मेरा ख्याल है डीप स्टेट के पीछे गए हैं और उस मामले में तो वो कोई रियायत नहीं दिखा रहे। तो डीप स्टेट का क्या रिएक्शन है सर? वो क्या कर रहे हैं सर? डीप स्टेट के पीछे नहीं गए, हर किसी के पीछे गए हैं वो। आप अगर गौर करें तो वो जिससे उन्होंने इनकार किया था वही कर रहे हैं। कि एक बना था ना प्रोजेक्ट 2025, जो यहाँ हेरिटेज फाउंडेशन है जो कि कंजर्वेटिव थिंक टैंक है, उन्होंने बनाया था, जिससे सदर ट्रंप ने जो पहले तो वो उसमें दिलचस्पी भी थी, फिर अब रिएक्शन आया तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप देखें उसमें जो तजावीज दी गई थी वो उन्हीं को नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप साहब। उनके हामियों का क्या सर रिएक्शन है? उनके हामी खुश हैं कि ट्रंप साहब ने जो वादे किए थे आते ही उन्होंने? हामी खुश हैं। हामी ये कहते हैं कि अमेरिका जो है वो लिबरल और लेफ्ट विंग लोगों के काबू में चला गया है। हमें जो राइट विंग का अमेरिका जिसमें व्हाइट्स की डोमिनेशन हो वो अमेरिका वापस चाहिए, और वो तो खुश हैं बहुत। अच्छा, आपने खुशी की बात की। हम ये तवक्को किए बैठे थे कि सबसे पहले ये जो इमिग्रेंट्स होंगे, मतलब है उसमें ये दूसरे जो ये गरीब ममालिक हैं उनके इमिग्रेंट्स जो हैं वो पकड़े जाएंगे और उनको वापस भेजा जाएगा। लेकिन ये जो इंडिया जो है इट्स ए ह्यूज पार्टनर, ये अमेरिकन के इनके साथ बड़े स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं चाइना की वजह से। अदरवाइज भी दुनिया की बहुत बड़ी मंडी है सर, कुछ 30-40 करोड़ से ज़्यादा मिडिल क्लास है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। तो उन्होंने तो इंडिया का सबसे पहले भेज दिया और ये बता रहे हथकड़ियाँ लगा के उनको भेजा गया। उस पर मोदी साहब भी खामोश हैं। तो ये कैसे हुआ है सर? उसमें इंडिया में इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। हम तो समझते थे इंडियन इकॉनमी बहुत तरक्की कर रही है और हमें भी यही बताया जाता था। तो वो कहते हैं सबसे पहला जहाज ही उन्होंने भर के दिया अपने खर्चे पे। कर रही है इंडियन इकॉनमी, कितना कर लेगी? इतनी बड़ी आबादी को कितना आप कहाँ तक खींचेंगे? देखें, सबसे पहली बात यह है कि इंडिया के खिलाफ इक़दाम इसलिए जरूरी था, वो एक मैसेज देना चाहते हैं। एक तो वो है इमिग्रेंट्स जो आते हैं लैटिन अमेरिका से, ठीक है, मेक्सिको से और दूसरे ममालिक से।
अच्छा, वो उन पे पाबंदी लगाना भी चाहते हैं, नहीं भी लगाना चाहते हैं। उन पे अगर मुकम्मल पाबंदी लगा दें तो उनको अब भी खेत मजदूर वहीं से आता है, अब भी रेस्टोरेंटों में काम करने वाले, दुकानों में काम करने वाले, सड़कों पे काम करने वाले सारे वहीं से आते हैं। तो वो उस पर पाबंदी नहीं लगाना चाहते, उसमें कोई ऐसा इंतजाम करना चाहते हैं कि आए चले जाएं फिर आए, इस तरह का कोई सिलसिला रहे। लेकिन वो एक मैसेज देना चाह रहे थे कि जो एक और खतरनाक जो सूरत हाल पैदा हो गई थी अमेरिका के लिहाज से, वो ये था कि बहुत से मुल्कों के लोग, जिसमें इंडिया नंबर 1 है, सबसे ज्यादा इंडियंस हैं, और उसमें कुछ थोड़े बहुत पाकिस्तानी जाए, बहुत कम। हमें तो बताया जाता है, हमारे यहाँ तो बताया जा रहा है पिछले कुछ 3 सालों में, वो कहते हैं दुनिया में बाकी सारे मुल्क जो हैं उनके इमिग्रेंट्स कहीं पे नहीं, लोग नहीं गए, पाकिस्तान छोड़ के गए। हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा ये बात कही गई है सोशल मीडिया पे भी। हमारे तो जा ही रहे हैं ना, हमारे तो जाते हैं, लेकिन एक ये जो राउट है ना मेक्सिको वाला, ये हमारे वाले इसमें से नहीं आ रहे हैं। लेकिन इंडिया के ताल्लुकात मेक्सिको वगैरह से बड़े अच्छे हैं, उनको वहाँ का वीजा बहुत आसानी से मिल जाता है। नहीं, मैं ये और बात कह रहा था इकबाल, अनवर भी मैं और कह रहा था कि हमारे यहाँ इस तरह की बात को कहा गया कि देखें यहाँ पे तो कोई रहने नहीं चाहता इस मुल्क में। इंडिया की मिसालें दी जाती थी कि इंडिया में से तो कोई नहीं चाहता, इंडियन लोग तो बड़े खुश हैं, वहाँ पे इकॉनमी बूम कर रही है, दुनिया भर उनके आगे पीछे है। तो अब पता चला सबसे पहला बड़ा जहाज भेजे उनका किया है, और अभी तक तो अगेन हमारा कोई जहाज नहीं, हमारा जहाज भी आना है कि उन्होंने ट्रंप साहब ने हमारे बंदे भी भेजने हैं। देखिए उसमें ऐसा है कि हम पाकिस्तानी कुछ चंद 100 हैं, मेक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके आने वाले इंडियंस की तादाद तकरीबन 18,000 बनती है। अच्छा, जो मेक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, और वो ये मैसेज ये दे रहे हैं कि यहाँ से आओ, जो भी आएगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। मेक्सिकन तो आते हैं, उनसे वो तो हमारा मुस्तकिल मसला, हमसे निपटते रहेंगे, लेकिन यहाँ से दूसरे मुल्क के लोगों को नहीं आने देंगे। और चूंकि सबसे ज्यादा तादाद यानी लैटिन अमेरिका से बाहर के मुल्कों में सबसे ज्यादा तादाद ये बॉर्डर क्रॉस करने वालों की इंडियंस की है, इसलिए सबसे पहले एक्शन तो पाकिस्तानी मुझे सर आपकी बात समझ आ गई ब्रदर, ये पाकिस्तानी जो है तो इसका मतलब है वो अमेरिका में कोई इलीगल बड़ी तादाद में नहीं है जिनका ओवर स्टे हो जाए, वीजा खत्म हो जाए, वापस इस तरह के केसेस हो सकते हैं। 7 लाख हैं। नहीं, वो तो टोटल है ना सर, टोटल मतलब टोटल भी आबादी बहुत कम है इंडिया के मुकाबले में, और इंडियंस बहुत ज्यादा, खासतौर पे गुजरात के लोग बहुत हैं यहाँ, सिख बहुत हैं, गुजरात के लोग बहुत हैं, और आप कोई ऐसा इलाका नहीं है अब जहाँ अमेरिका का जहाँ जाए वहाँ आपको गुजरात। अच्छा सर, असल सवाल पे आते हैं सर, ये तो चलो मोदी साहब जाने, ट्रंप साहब उनकी बड़ी दोस्ती भी थी, जैसे खान साहब की बड़ी दोस्ती थी ट्रंप साहब से, ऐसे मोदी साहब की भी बड़ी दोस्ती थी। आपको याद होगा दोनों, खान साहब भी गए थे उनके दौर में, उन्होंने जलसा किया था, और मोदी साहब ने वहाँ जलसा किया था, बल्कि उन्होंने कहा था कि ट्रंप साहब को वोट दिए जाएं। तो सर वो तो हमने देख लिया कि मोदी साहब के जो उनका आप बता रहे हैं गुजरात के बहुत सारे लोग थे या इंडिया के थे, सारा कुछ फेयर इनफ। हम तो किए बैठे थे, 15 दिन हो गए, अब तक कोई ट्वीट नहीं आया, कोई प्रेस ब्रीफिंग उनकी हुई पहली, मतलब हमें तवक्को थी कि शायद कोई सवाल पूछा जाए, तो खान साहब के हवाले से टोटल खामोशी हो गई है सर, कोई डेफनिंग साइलेंस। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ सर? खान साहब के हवाले से खामोशी हुई कि ब्रीफिंग, अव्वल तो ब्रीफिंग ही नहीं हो रही है ना, एक हुई नहीं थी उनके तर्जमान के सर पिछले दिन बहुत कम, 1-2 हुई है। सदर ट्रंप का ये पैटर्न रहा है, पहले टर्म में भी आप ये देखिए कि वो बहुत कम, वो ये कहते थे कि रोजाना सर्कस लगाने की जरूरत नहीं है, 15-20 दिन में एक ब्रीफिंग कर लेते थे, और भी वही पैटर्न चल रहा है। एक तो ये है, दूसरी बात ये है कि चूंकि रेगुलर ब्रीफिंग नहीं हो रही, जिसमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से ज्यादा सवाल करते हैं या पीटीआई की जो 2-4 हामी अमरीकी जर्नलिस्ट वो करते हैं, तो ऐसी ब्रीफिंग नहीं हुई है जिसमें ये सवाल उठा सके। अलबत्ता एक ऐसे आदमी को उन्होंने लगा दिया है जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया है, डैरन बेटी को, वो इमरान खान से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू भी किया था, और बाद में कई इंटरव्यूज में उन्होंने इमरान खान की बड़ी तारीफ भी की थी। उनको अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पब्लिक डिप्लोमेसी लगाया है, तो उनसे अब पीटीआई ने अब उनसे तवक्कुआत वापस कर ली हैं। फिर पीटीआई वाले दोबारा कांग्रेस में एक्टिव हो रहे हैं, ख्याल में 12 तारीख को दोबारा कोई हियरिंग वगैरह करवा रहे हैं। एक बात और अलबत्ता मुझे आज इस बात पे हैरत है कि यहाँ आए हुए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। अच्छा, उधर ही है ब्रेकफास्ट के लिए जी। अच्छा। ब्रेकफास्ट के लिए, और जब वो आते हैं तो बड़े सलीके से, बड़े अच्छे से मीडिया को एंगेज करते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है। इस दफा बहुत परहेज कर रहे हैं मीडिया से, और जितनी भी कोशिश की गई उनसे वो हैं, उनके जो यहाँ पॉइंट्समैन हैं साबिक सेनेटर अकबर ख्वाजा, वो किसी तरह से भी किसी क्वेरी का जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई राब्ता नहीं कर रहे हैं मीडिया से। इस पे रहता है, पता नहीं क्यों इतना उसको खुफिया रखा गया है।
ये तो फिर आप जर्नलिस्ट हैं सर, डीसी में आपके तल्लुकात हुए हैं, आपका ये खबर निकालना तो भाईजान आपका काम है, आप वहां से निकाल सकते हैं कि उनकी वो तो हम लगे हुए हैं, लेकिन मैं सोचा आपसे अपनी हैरत भी शेयर कर लूं कि क्या हुआ तो ऐसा नहीं होता था इस दफा बहुत। अच्छा सर, चले मान लिया कि वो तो ना हुआ, वो क्या कहते हैं कि उन्होंने अभी प्रेस ब्रीफिंग होगी, 15 दिन गुजर गए, हालांकि कोई ट्वीट वगैरह, पहले तो ट्वीट से उन्होंने तो रिचर्ड साहब ने कोई थोड़ा सा माहौल बनाया हुआ था, उसके बाद तो रिचर्ड साहब भी चुप हो गए, गायब हो गए। अब आप बता रहे हैं कि ब्रीफिंग भी इतनी रेगुलर नहीं होती, कुछ छोटा मोटा ट्वीट उन्होंने कहा था, आपको याद होगा जुल्फी बुखारी साहब ने कि जनाब ट्रंप की टीम में हमारे रिचर्ड ग्रेनेल का तो गायब होना समझ में आता। देखें, एक अमरीकी लॉबिंग की वजह से किसी इशू पे किसी पाकिस्तानी की सपोर्ट या मुखालफत कर सकता है, लेकिन उसने यहाँ सियासत करनी है, उसका सारा फोकस जो है अमरीका है। अब पीटीआई वालों ने इतनी बेवकूफ़ी की कि उसको उन्होंने कहा उसको सपोर्ट करो, वो खुश हो जाएगा। वो एक ट्वीट करता था, उस पर 50 अमरीकी करते थे, 2.5 लाख पाकिस्तानी कर देते थे, और 2.5 लाख के 2.5 लाख। जब उसने कहा कि कैलिफोर्निया के गवर्नर को हटाओ क्योंकि वो आग लॉस एंजलिस में आग को काबू नहीं कर सका, वो 2.5 लाख अफराद ट्वीट कर रहे हैं कि वो तो ठीक है लेकिन इमरान खान को रिहा कराओ। और वो उसने कहा कि नहीं, ये बाइडेन ट्रंप ने जो है माफी दी है, गलत दी है, तो कहते हैं बाइडेन गलत था, इमरान खान को रिहा करो। तो वो घबरा गया, उसने कहा यार उसकी पॉलिटिक्स मुतासर होती है कि आप हर मामले में उसका मकसद, मतलब पाकिस्तान अमेरिका के लिए गैर मुल्की इशू है जिसपे एक अमेरिकी सियासतदान कभी कभी बयान दे सकते हैं, उसका रोजमर्रा का इशू नहीं है। उसके लिए लॉस एंजलिस की आग सबसे अहम है, जिसका उसको ग्रेनेल को इंचार्ज बनाया गया हमारे रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स का, और एक अमेरिका का बहुत बड़ा इशू है, उसको बहुत अहम ओहदा दिया गया है। आप उसमें भी जाके इमरान खान डालेंगे तो कहता है वो भी घबरा जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं सर, हमें को भी अकल से काम लेना चाहिए। आपकी बातों से लग रहा है, जो और भी इंडिकेशंस आ रहे थे कि अमेरिकन की अपनी प्लेट में बहुत कुछ है, डोमेस्टिक इश्यूज हैं, उनके अपने हामी हैं, उनको खुश करना है, गजा है, आगे यूक्रेन का मसला हो रहा है, इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम है, छापे पड़ रहे हैं उसमें, उसके बाद CIA, FBI, डॉज बनी हुई है, अपने मुलाजमीन, अपने क्रिटिक्स, तो उनके पास तो बहुत सारे एजेंडे। तो खान साहब का आपकी बातों से लग रहा है कि ये जल्दी एजेंडे पे नहीं आ रहे, उनकी प्रायोरिटी पे नहीं आ रही है। हम तो बड़ी तवक्को किए बैठे थे कि ये कैसा, आप देखिए, आप अमेरिका बहुत दफा आते रहते हैं सर, आप ये बताइए कभी आपने अमेरिका में पाकिस्तान को फ्रंट पे देखा है? नहीं सर, मैं तो अखबारों में कोई खबर नहीं पढ़ी। नहीं है, ये बात हमारे तो लोग नहीं समझते कि वो इस वक्त आप अगर अमेरिकी होते और सफेद फार्म होते, आपके लिए भी सबसे बड़ा मसला लॉस एंजलिस की आग होती, ना कि इमरान खान होता। बिल्कुल इमरान खान में आप पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, बहुत एक्टिव है और वो इन्वॉल्व रखेंगे, बयान भी दिलवा लेंगे, लेकिन वो कभी भी अमेरिका का नंबर 1 इशू नहीं बनेगा, न बन सकता है। चलें सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू अनवर इकबाल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे जरदारी साहब का जो चाइना का विजिट है वो कितना अहम है, इस पे बात करेंगे तफसील में आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। आज सदर जरदारी जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब के साथ और इसाक डार साहब के साथ जो है वो चाइना पहुंचे हैं और उसमें कुछ अहम मामला जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। 5 दिन का ये विजिट है जिसमें सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन से लेकर CPEC एडवांसमेंट जैसे इश्यूज़ पे जो है वो बात होगी। इस पर बात कर लेते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये विजिट है और इससे कुछ हासिल भी हो पाएगा कि नहीं। क्लासर साहब, क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है ये विजिट? इसमें जो है वो मोहसिन नकवी साहब भी साथ में गए हुए हैं, इसाक डार साहब भी हैं, सलीम मानवी वाला हैं, तो हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो गया है और 5 दिन का विजिट है। क्या हासिल होगा इससे? ये बड़ी अहम स्टोरी, अहम डेवलपमेंट है जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में हमारा मीडिया या हम लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे। शायद हमारा कसूर भी नहीं है कि इतनी सारी विजिट्स हाई लेवल होती हैं और इतने सारे वादे वईद हम करके आते हैं और जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है ना तो हम ज़ीरो के ज़ीरो रहते हैं। लगता है कि चाइनीज़ की आदत इस दफ़ा बड़ी सीरियसली वो है, फंडेड है। इसको 2 चीज़ों से मैं इसको देखूंगा कि हालात इस दफ़ा आपके क्या मुश्किल हैं या ख़राब हैं। कल यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी रेलवे की, मैं आपको वहाँ से थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करता हूँ कि ये साहबान वहाँ पे इस वक्त चाइना में क्यों है। मुझे वहाँ बैठे जब मैंने कल 1-2 घंटे मीटिंग मैंने सुनी, ब्रीफिंग वगैरह रेलवे पे हुई और मुझे पता चला कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट में हमारे सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेसी, हम कितने नलायक लोग हैं। हमारी नलायकी की वो कहानियाँ हैं कि मैं हैरान होता हूँ कि जनाब के ये मुल्क वही वाली बात के चल कैसे रहा है। मसलन इसमें जो मेन चीज़ थी, वो जो प्रोजेक्ट है जिस पे मैं उस पर बात करता हूँ, ये गए हैं कि चाइना ने इनके साथ एक उन्होंने कहा आपका जो
कि इसका रेलवे का सिस्टम है, इसको हम गेम चेंजर के तौर पर पूरे का पूरा चेंज करके रख देते हैं। अभी तो मेरा ख्याल 70-80 कोई 90 तक 100 तक कोई शायद कोई स्पीड ट्रेन पे चलती हो तो चलते, पुराने ट्रैक्स हैं। उन्होंने कहा जनाब कि आपको हम यहाँ पे तेज़ तरीन हम आपके लिए अगेन होते हैं ट्रैक चाहिए, ट्रैक के बगैर नहीं होगा। उन्होंने कुछ $6.6 बिलियन का एक उन्होंने इसका मंसूबा बनाया, और जिसको ये कहते हैं ML1 कहते हैं, कि ये कराची से लेकर पेशावर तक वो कोई 1700-1800 किलोमीटर का बनता है। उन्होंने कहा सारा हम आपको बदल के रख देते हैं, दुनिया ही बदल जाएगी पाकिस्तान को, आपको अगर रेलवे हम आपको ठीक कर देते हैं। और चाइना ने कहा इसमें हम कह सकते 80 से कोई आपकी 85% फंडिंग हम देंगे, आपने 15% देनी है, बाकी मतलब हम देंगे $5.5 अरब के करीब के हम करेंगे, आपको सारा कुछ करके देंगे जो भी बाद में होगा। ये मुझे याद पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो ये जनाब मुशर्रफ के दौर में मैंने पहली दफ़ा ML1 के नाम की सुनी। शेख रशीद साहब इसके बारे में गुफ्तगू करते होते थे, अगर मैंने गलत अगर नहीं सुना, मुझे याद है। ये 20-25 साल होने वाले हैं तकरीबन, मैं आपको ये कह रहा हूँ। अभी तक वो मनसूबा का वहीं पड़ा हुआ है। ये ज़रा आप हमारी फुर्तियाँ देखें, हमारे काम देखें कि वो मनसूबा वहीं पड़ा हुआ है। अभी वो बता रहे थे कि जनाब चाइनीज़ जो हैं वो आए थे प्राइम मिनिस्टर पर। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले आपके प्राइम मिनिस्टर जाते थे वहाँ पे, और फिर उसके बाद आर्मी चीफ जाते थे। अब इनके एश्योरेंसेस वो बिलीव करते थे, स्पेशली आर्मी चीफ के अगेन जो एश्योरेंसेस है उनको ज़्यादा बिलीव किया जाता है। हमने सिक्योरिटी डिवीजन्स बनाए, बिलियंस ऑफ रुपीज़ हमने उन पर खर्च किए, पूरा डिवीजन बनाया गया चाइनीज़ के लिए कि इनकी सिक्योरिटी करेंगे, इनको कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, इनको नुकसान नहीं होना चाहिए। और फिर हमने देखा कोई डैम बना रहे थे, हमारे लिए बहुत सारे काम कर रहे थे, सिपैक वगैरह के, उन पर अगर कातलाना हमले हुए, उन पर खुदकश हमले, उसका हमने हल निकाला, खुदकश हमलों। हमने कहा जो चाइनीज़ बेचारा मरेगा उसको $2 मिलियन हम देंगे। सो जनाब हम दुनिया भर से भीख मांग के डॉलर लाते थे, उधर से वो आते थे चाइनीज़ बेचारे, अगेन उन पे अटैक्स हो रहे थे, 20-25 के करीब वो चाइनीज़ इंजीनियर वो तो जहाँ भाग हुए हैं। हमने उनके बदले में उनको जनाब $30-40 मिलियन देगा। हमने कहा अल्लाह की मर्जी थी जी, हमने कोशिश करके देख ली। उन्होंने कहा चले वो तो ट्राइबल एरिया थे, समझ में आती। कराची में जो लास्ट हुआ था पिछले साल हुआ है कि उनके इंजीनियर्स आ रहे थे, स्किल्ड लोग आ रहे थे, इससे बड़ा कोई तमाचा हो सकता है आपके लिए। वो जनाब उन्होंने आके जिन लोगों ने मारा है उनको ये भी पता था कि उसमें से चाइना से कौन सी फ्लाइट पे आ रहे हैं, ये कहाँ से किस वक्त कराची इन्होंने उतरना है, कौन सी गाड़ियाँ इनको लेने आने हैं, और आके कौन सी गाड़ी में इन्होंने बैठना, हमने उड़ाना है। उन्होंने कहा अगर आपकी इंटेलिजेंस का, सिक्योरिटी का, एश्योरेंसेज का ये लेवल है ना तो बड़ी मेहरबानी। आपकी दफ़ा उन्होंने क्या किया है, और ऊपर से इसहाक डार साहब ने फरमा दिया था यहाँ पे सरीना में कि जनाब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाइनीज मारे जाते तो उनको फर्क नहीं पड़ता। उनके एम्बेसडर ने जाके उनको वो क्या सनाब क्या हुआ क्या जरूर, आपको किसने कहा है कि हमारे प्रीमियर या हमारे प्रेसिडेंट जो है चाइनीज मार रहे हैं तो आप कहें जी कि पाकिस्तान से दोस्ती के नाम पे हम मरवाते रहेंगे, कुछ नहीं होता। आपको याद उन्होंने क्या सख्त किया। अब सुन ले चाइना ने क्या किया है, इसी प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो मतलब ये आपका ML1 जो है, बाकी छोड़ देना जो सिपैक पे जो कुछ भी होता है दैट्स अनदर स्टोरी कि उनको क्या शिकायतें हैं या नहीं है। उन्होंने जनाब उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे अगस्त आपके 2024 में, यहाँ पे उनका डेलीगेशन है चाइनीज़ का एक्सपर्ट का। सुनते हैं ज़रा ये मुल्क में कैसे चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ये पाकिस्तान के जो है ना जनाब ये गए हैं, इन्होंने कोई बैठ के वहाँ पे विजिट की, इन्होंने इनकी विजिट की। अच्छा विजिट सुनते हैं, एक आपकी अगस्त में हुई है, सितंबर में हुई है, अक्टूबर में हुई है, नवंबर 2024, और फिर ये दिसंबर में हुई है, जनवरी में हुई है। ये आपके प्राइम मिनिस्टर भी जाते रहे और उनके डेलीगेशन भी आते सारे विजिट्स 2024 ये इसी के हवाले से हैं। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये आप $6.6 बिलियन की बात कर रहा हूँ। अगले सेगमेंट में मैं आऊंगा कि रेलवे तबाह कैसे हुआ है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट आपको लिफ्ट कर सकता है। सीरियसनेस देखें अब क्या हुआ है, इन्होंने कि जनाब के चाइनीज़ एक्सपर्ट भेजे हैं और हमारे साथ बैठ के वो करें, इसके जो मतलब फाइनेंशियल एग्रीमेंट हैं या आपके डॉक्यूमेंट जो भी साइन करने फॉर्मेलिटी करें। तो चाइनीज़ ने कहा हम तो नहीं आते, दे रिफ्यूज्ड। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा जनाब हम वहीं से बैठ के आपको स्काइप पे आपसे बात करेंगे, अब हम फिजिकली ग्राउंड पे नहीं आएंगे। इट मीन्स आपकी जो नलायकियां, आपने जो पैसे लगाए, आपने डिवीजन खड़े किए, आपकी सीक्रेट एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, जो कुछ आपने उन पे लोग आपने अपॉइंट किए थे, इनको सिक्योरिटी देनी है, और दावे सुने, बातें सुने, प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी देंगे। भी हालत ये, उन्होंने एयरपोर्ट से निकलते उन बेचारों को उड़ा के रख दिया। बाकायदा चाइनीज जो है सिंध हाई कोर्ट में गए, उन्होंने कहा आपके सिंध की पुलिस जो है हमसे गाड़ियां लेने के लिए, एस्कॉर्ट लेने के 4 बंदे मांगते हैं, हमसे पैसे मांगते हैं। ये मतलब उसके बाद उन्होंने इसका हल निकाला। उन्होंने कहा जनाब हम ऑनलाइन बात करेंगे, जो लोग ये कहते सिपाही के मुखालिफ थे, दुश्मन थे, जो भी थे, तो जनाब उनका काम पूरा हो गया। चाइनीज कहते हैं हम अब नहीं आते, कोई हमसे एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, कोई हमारी आपको मदद चाहिए, हम वहीं से बैठ के आपको ऑनलाइन दे देंगे। आप हमारे साथ वीडियो कॉल फ्रेंड कर लें जनाब, आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ वीडियो कर लें, आप स्काइप कर लें, चैट जीपी, आप तो मतलब हम नहीं अपने बंदे पे, हम मजीद मरने के लिए पाकिस्तान बंदे नहीं भेज रहे।
रिफ्यूज कर दिए। और मुझे ये भी लगता है उन्होंने यहाँ तक भी कहा है, कल कमेटी में बात हुई है कि अगला स्टेप ये होगा कि ये ML1 आप शुरू कर दें, आपके पास बड़े बंदे हैं, आपके तो मारे जाए आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता, आप एक काम करें, काम शुरू कर दें, हम पैसे भी देते हैं, हम वहीं से बैठ के आपको एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, जनाब ये जो आपने ईंट लगाई है ये ठीक नहीं, इसको सीधा करो, ये जो आपने यहाँ पे लकड़ी लगाई है ठीक नहीं, ये बोनेट आपने सही इसको टाइट नहीं किया, जरा इसकी लंबाई और जरा इसकी गहराई और इसकी सीधा रखें, इसको ये इधर से कर लें उधर से कर लें, ये सब आपको ऑनलाइन बताएंगे। उन्होंने कहा हम बंदे मरवाने को तैयार नहीं, हम नहीं आते। सो उन्होंने बड़ा क्लियरली इनको कहा कि ऑनलाइन आप हमारे साथ आप बिजनेस करें, आप इस काबिल नहीं है। तो जनाब ये जरदारी साहब और नकवी साहब और डार साहब इसी चक्कर में गए हुए हैं कि चाइनीज ने हाथ खड़े किए हुए हैं कि भाई साहब आप जाने, आपका काम जाने। हमने बड़ी कोशिश करके देखी, अगर आपका ये लेवल है सीरियसनेस का कि ट्राइबल एरिया में भी हमारे वो चाइनीज मारे जाते हैं, वहां पे भी मारे जाते हैं, और आप आगे $2 मिलियन देगा, 2 मिनट आंसू बहा के और हमें चेक दे के जान छुड़ाते हैं, तो फिर ऑनलाइन काम करेंगे। सो दुनिया तरक्की कर गई है। उन्होंने कहा वहीं से बैठ के आपको पूरी की पूरी हम ये बनवा देंगे ML1 आप ये इस पे स्काइप पे बनेगी। और सोने पे सुहागा डार साहब की स्टेटमेंट, डार साहब की। अब सो ये तीनों जो गए हैं ना, मतलब उनको चांस लेने के लिए, वो कहते हैं इब के मार, वो है ना एक लतीफ है कि इब के मार, तो इब के मार वाला उन्होंने कहा जनाब इब की बार हमें तो एक और चांस दे दें। तो जनाब आपके आर्मी चीफ भी गए थे, आपके प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, वो भी अगर इन चीजों पे उनकी कमिटमेंट भी पूरी नहीं उतरी तो जरदारी साहब और फिर डार साहब और नकवी साहब एक नई कहानी डालेंगे। देखते हैं वो चक्कर में आ जाएंगे, क्योंकि उनके भी इंटरेस्ट हैं। ML1 जो है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसको हमने जिस तरीके से डील किया है ना, That's another sad story। ठीक, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम मजीद डिस्कस करेंगे कि हमारी रेलवेज का जो है वो इस वक्त क्या हाल हुआ है। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो एक इजलास जो है वो प्लाजा साहब ने अटेंड किया था, तो वो बताएंगे हमें डिटेल में कि क्या हालात हैं इस वक्त। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम रेलवे के हवाले से बात कर रहे थे और कुछ अपने जो रेलवे सिस्टम है उस हवाले से भी बात कर लेते हैं। सेनेट दाखिला कमेटी का इजलास था जो कि क्लासर साहब ने अटेंड किया, क्लासर साहब, और उसमें काफ़ी डिटेल में जो है वो हमारी रेलवेज़ के हवाले से बात हुई। क्या तफसीलात हैं आपके पास? मैं आपको इसमें इतने सारे इश्यूज़ हैं जो कल मैंने वहाँ पर सुने हैं और ऑलरेडी इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं। ब्रेक में मैं आपको कह रहा था कि मैं इसको तसल्ली से करना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए, कोई आसमान नहीं गिर रहा था कि कौम और मुल्क को पता चला कि ये मुल्क चल कैसे रहा है और कैसे कैसे चीज़ें, उनका पैसा किस तरीके से वो हो रहा है। मतलब कल ये बताया गया है कि यहाँ पे रेलवे जो है उसकी जो हालत मैंने बताई कि अभी ये ML1 को हमने डिस्कस किया है, अभी गाँव बसा नहीं है। उन्होंने फरमा दिया कि जनाब के जो मेंटेनेंस के फंड्स हैं रेलवे ने जो देने हैं, ट्रैक्स पे बनने हैं, पुलों पे हैं, कहीं पे कोई थोड़ी सी कोई आपके इश्यूज हैं, वो फंड बंद रोक दिया गया है कि ML1 बन रहा है। ज़रा अंदाज़ा करें, जो साइन ही नहीं हुआ, जिसकी इफ्तिताह नहीं हुआ, ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं हुई, अच्छा, उसके नाम पे फंड रोक दिए गए हैं मेंटेनेंस। जनाब अली, ये आपको शादरा में एक्सीडेंट हुआ, आपने देख रहा पुल जो था मेरा ख्याल है पुराना था, जिसको मेंटेनेंस रिक्वायर्ड थी, वो गिरा और अच्छा खासा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा हमने रोक दिए हैं। अगरचे सेक्रेटरी साहब ने जरा इधर उधर से बातें चल, नहीं जी हमारा मकसद है, देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो लेकिन ऑब्वियस था कि फंड रोक दिए गए हैं कि ML1 जो अगर मतलब शुरू हो भी जाए तो उसको वहां से आपकी कराची से हैदराबाद, फिर हैदराबाद से मुल्तान आने तक, अगर मुल्तान तक भी लाएं 5 साल का टाइम चाहिए आपको। उन्होंने अभी से रोक दिया, उन्होंने जरूरत नहीं, पैसे बचाओ, बंदे मरते हैं, मर जाए, पैसे बचाओ। नंबर 1 ये स्ट्रेटजी। नंबर 2, इस मुल्क में साल हो गया रेलवे का मिनिस्टर ही नहीं है। अच्छा, जरा प्रायोरिटीज देखें, जिन लोगों को बैठ के हमने सेलेक्ट करके भेजा हुआ, जिन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं 5.5 लाख रुपए तक लेकर गए हैं, और जिनको बिलियंस ऑफ रुपीज़ के नए डेवलपमेंट बजट दिया गया है अभी कि जैसे स्कीमें लें, और उसमें से बकौल उनके शायद कहना भाई साहब के कि कमीशन लेते हैं 30% कमीशन, सारे नहीं लेते होंगे, अच्छे भी हैं, लेकिन 30% कमीशन की बात तो उन्होंने की है। उनको पैसे दे दिए गए हैं मेंटेनेंस के लिए नहीं है, जो ये पब्लिक जहाँ पे सफ़र करती है, ट्रैवल करती है, मरे, वो एक्सीडेंट हो जाए, दे डैम केयर। नंबर 2। नंबर 3 सुन लें, जो मतलब स्कैंडल ऑफ ऑल, वो क्या कहते हैं, मदर ऑफ ऑल स्कैंडल्स। मैं सुन के क्या क्या यार इस मुल्क में काम हो रहे हैं। वो वहाँ बताया गया है कि जनाब कुछ फ्राडी लोगों ने एक इश्तिहार दे दिया अखबारों में, 3-4 में, नेशनल डेलीज में, उन्होंने ये मिनिस्ट्री ऑफ ये रेलवे की तरफ से एक इश्तिहार दिया गया कि हम यहाँ भर्तियाँ कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह बनाया। मतलब कंप्यूटर पे कितनी देर लगती है बनाने के बाद, उन्होंने एप्लीकेशन मांग ली, साथ में उन्होंने पैसे भी मांग लिए कि ये जमा करवाने, ये आपने जमा करवाने हैं, आपने अपना फॉर्म लेना है, फलाना करना है। उसके बाद अखबारों में छप भी किया,
छपने के बाद हजारों लोगों ने अप्लाई भी कर दिया और उसके पैसे भी वो रिकवर कर गए। अब मिनिस्ट्री कहती वो तो जेल ही था, हमने तो कभी इश्तिहार दिए नहीं था। और एक दफ़ा नहीं हुआ या 4 दफ़ा इश्तिहार आ चुका है और 4 दफ़ा वो लुटे गए हैं लोग जो हैं इस मुल्क का। आप मतलब देख सकते हैं कि उनसे एक तो अखबारात से पूछना चाहिए कि जनाब कि आपने कैसे बगैर एक ऑफिशियल लेटर के या उसके मिनिस्ट्री ऑफ अगर इंफॉर्मेशन हो PAD वगैरह या मिनिस्ट्री खुद करती है, आपने कैसे आपने बैठ के, अच्छा पेमेंट आपको कहाँ से, हमेशा मिनिस्ट्री के अकाउंट से होती है या स्टेट बैंक करता है या आपको PAD करता है। अखबारात ने कैसे, किसी बंदे ने कैश जाके दिया, उन्होंने कैश पे अखबार का उन्होंने ऐड ले लिया, ऐड लेने के बाद हजारों लोग लुट गए। आपको पता है एक सीट आ जाए हजारों लोग अप्लाई करते हैं, 2-2 हज़ार रुपया करके वो लुट गए और वो कहते हैं एक दफा नहीं 4 दफा इश्तिहार है, 4 दफा लुटे हैं। ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। और जब पूछा गया सेक्रेटरी रेलवे साहब से जो चेयरमैन भी हैं कि सर इसका क्या क्या, उन्होंने कहा हमने FIA को कह दिया। मतलब FIA को कह दिया और फिर FIA के कारकर्दगी माशाल्लाह हम सारे जानते हैं जनाब FIA क्या करती है नहीं करती। साइबर क्राइम, उनका साइबर क्राइम हुआ ये, तो लिहाजा हमने कह दिया। लुटने वाले लुट गए, उन लुटने वालों को भी दाद देनी चाहिए। चलो एक दफा लुट गए हो यार, वो 2 दफा हो 3 दफा लगता है उनको भी मजा आना शुरू हो गया। ये लोगों को मैं थोड़ा सा ये आपको बता रहा हूँ। ये दूसरी बात, आप तीसरा सुने जी, हालांकि टाइम थोड़ा, ये एक पूरा प्रोग्राम का है जनाब। 14 साल हो गए यहाँ पे आपके साथ ही करीब ही जहाँ बैठे हो ना, ये लाजेस हैं, पार्लियामेंट लाजेस। तो जब इन्होंने उनकी तादाद बढ़ाई इसकी MNAs की वगैरह की, सेनेटर्स की, इन्होंने कहा जनाब 104 नए पार्लियामेंटेरियन के लिए इसे यहाँ पे ये कमरे या उनकी रिहाइश गाह बननी चाहिए, फैमिली सूट्स बनने चाहिए। 14 साल हो गए वो मुकम्मल नहीं हुआ, स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। उस वक्त लागत 3 अरब रुपए थी, अब बताइए 8 अरब। 3 अरब खर्च हो चुका है या लागत थी, लग गया है। अब वो कहते हैं नए तरीके से बनाए 8 अरब लेंगे और जो उनके कंट्रैक्टर थे ये सारे मिल जाते हैं ना मिनिस्ट्री के लोग, कंट्रैक्टर वगैरह, एस्केलेशन के नाम पे जी कास्ट बढ़ गया, जी डॉलर बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, महंगाई हो गई, पैसे दो। पहले ये क्या करते हैं, पहले काम बिडिंग में करते हैं। मतलब अगर 100 रुपए का काम है तो ये 80 रुपए में बिड करके पहले ले लेंगे। कंट्रैक्ट की वारदात तरीका है, जो आपका कंपिटेटिव होता है उसमें होता है उसको निकाल दिया, आपने काम बिडिंग कर दी। जो ही बिडिंग होगी कंट्रैक्ट आ गया, साथ ही मिनिस्ट्री या ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके 6 महीने बाद कहते हो महंगाई बढ़ गई, इसमें काम नहीं होता, पैसे दो। इसको एस्केलेशन कास्ट कहते हैं और उसे बिलियंस लेके आपस में बांटते हैं। जनाब जो 14 साल में 104 बनने थे फैमिली सूट्स, वो नहीं बने जो इन्होंने कंट्रैक्टर लिया था। आप कहते हैं 8 अरब में बनेंगे जो 3 अरब में बनने थे। और कल यहाँ पे बात हो रही थी उस मजे की। और अगली बात, 1 अरब रुपए का फर्नीचर आएगा इनके लिए, 1 बिलियन रुपीस का फर्नीचर खरीदा जाएगा इन लॉजेस के लिए जहां पे MNA आपके मिनिस्टर रहने। जरा आप इसको देखें, इसलिए लोग मरने को तैयार हैं सियासत में आने के लिए। क्यों लोग पागल हुए हैं, हर बंदा सियासी हो गया है, हर बंदा पॉलिटिक्स में आना चाहता है, हर बंदा अपना कैमरे में अपनी शक्ल दिखाना चाहता है। MNA के पीछे, इमरान खान के पीछे, नवाज शरीफ, जरदारी कि मेरी शक्ल आ जाए, और नारे मारेंगे, पागल हो जाएंगे और गोलियां खाएंगे या आगे आंसू के। ऐसे पैकेज बहुत बड़ा है। मसलन अभी आपको बिलियन, मेरा ख्याल 40 या आपको 30 बिलियन रुपीस अभी दिए हैं और फिर भी देंगे। अभी तो पहला साल है ना, टोटल इन्होंने 570 अरब देना है। उसमें 30% बकौल शायद खकाना भाई साहब के कमीशन है। उसके बाद 5.5 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है। अगर आप उसके बाद आके पार्लियामेंट सेक्रेटरी लग गए तो गाड़ी फ्री है, आपको पेट्रोल फ्री है, स्टाफ फ्री है। ऊपर से जनाब आपको घर मिल रहे हैं और उसमें 1 अरब रुपए का आपको मतलब डेकोरेशन करके आपको दिए जाएंगे। TAD अलहदा है, आपके एयर ट्रेवल अलहदा है, फिर बैरून मुल्क के दौरे अलहदा है, अलाउंसेज अलहदा हैं। तो कुछ लोग तो जेली हाजिरियां लगा के भी अलाउंसेज लेते हैं। हाँ। इतना बड़ा पैकेज है। तो सियासत, मुझे ये बताएं, लोग तो मरने को तैयार हो जाएंगे, नस्लें सुधर जाती हैं, साथ नस्लें सुधर जाएंगी। इतना बड़ा मतलब मेरे मुंह में पानी आ गया पढ़ के, मैं यार हम, लेकिन इसीलिए आम आवाम भी उनको नेगेटिवली देखती है, मिट्टी और सवाल लेती है, खुदा का खौफ। आप किसने कहा नहीं, किसने कहा लेती है? अपने मर्जी के लुटेरे चुने हुए उन्होंने। ये आपको किसने कहा कि आवाम उनको नेगेटिवली देख रही? इमरान खान के लिए मरने के तैयार है, जरदारी साहब के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए, बिलावल के लिए, सारे मरने को तैयार हैं और ये मजे कर रहे हैं आपके सामने। इनसे पूछें, इतना बड़ा ल्यूक्रेटिव पैकेज जब मिला। अच्छा क्लाउड लहदा है, टीवी पे आएंगे, वीलॉग्स करेंगे, फिर थोड़ी फांप हुआ है, फिर गाड़ियां, फिर कंट्रैक्टर, ठेकेदार, आगे पीछे प्रोटोकॉल, वो बंदे जान देने को। और इस काम के लिए सियासत में इसलिए कहा जाता है जान दी भी जा सकती है, ली भी जा सकती है। तो ये वही कुछ हो रहा है। इतना बड़ा पैकेज मैं आपको बताया, इसके बाद आपके ख्याल कौन मिस करना चाहेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं नाजरीन। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।